नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही होगी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इकाई 10 के इस कोर्स में, जिसमें हम आने वाली प्रारंभिक परीक्षा के लिए आयोगों का अध्ययन कर रहे हैं। आपको याद होगा पिछली कक्षा में हमने कैग के बारे में पढ़ा था, कॉम्पिटिटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस किया था। इस क्लास में जो हमें चर्चा करनी है दोस्तों, वो बात करनी है निर्वाचन आयोग के बारे में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो बहुत अच्छी क्लास होगी, क्लास में बने रहिए। पर उससे पहले हम कैग से जुड़े हुए प्रश्नों को लगाएंगे, कॉम्पिटिटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से जुड़े हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए, तो अब हम पहले प्रश्न की ओर आगे चलेंगे। और पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नहीं रहे हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट द कैग ऑफ इंडिया। तो शशिकांत शर्मा रहे हैं, विनोद रॉय भी रहे हैं, वीएन कॉल भी रहे हैं, लेकिन पीवी दीक्षित भारत के कैग नहीं रहे हैं। ही हैज नॉट बीन दी कॉम्पिटिटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब आपको याद होगा हमने कल डिस्कस किया था कि जो कैग का वर्णन है वो भारतीय संविधान के भाग 5 में किया गया है और भाग 5 की हेडिंग है संघ। अगर इसको भी आप डिटेल से देखेंगे तो ये आर्टिकल 52 से शुरू होकर के आर्टिकल 151 तक जाता है और इसी में एक अध्याय है, अध्याय 5 चैप्टर 5, जिसमें कैग का वर्णन किया गया है। और कैग का वर्णन अनुच्छेद 148 से लेकर के अनुच्छेद 151 तक किया गया है। अगर हम कैग की बात करें तो पहले कैग थे एडमंड ड्रमंड, जबकि पहले भारतीय कैग थे वी नरहरि राव। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो पीवी दीक्षित कैग नहीं रहे हैं और वर्तमान में जो भारत के कैग हैं उनका नाम है दोस्तों मुर्मू साहब। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। भारत के कैग को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया किसके समान होती है। जवाब दीजिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है। रिमूवल प्रोसेस किसके इक्विवेलेंट होती है कैग की। आंसर करेंगे यस। आज तक कोई महिला नहीं रही, बिल्कुल। बताइए, बहुत अच्छे सर। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है, सुप्रीम कोर्ट के जज के समान होती है। विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब तक हमने जितने आयोगों का अध्ययन किया वहां हमने इसी बात की चर्चा की कि उसी तरह हटाया जाएगा जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद हटाया जाएगा। लेकिन अब हमने चर्चा की है उसी तरह हटाया जाएगा जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। अगला प्रश्न है, अच्छा, किस आर्टिकल में दी गई है ये भी याद रखना, आर्टिकल 148(1) में। ठीक है, इसके बाद है लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है, गार्डियन ऑफ पब्लिक फंड किसे कहा जाता है। तो हम जानते हैं कैग को गार्डियन ऑफ पब्लिक फंड कहा जाता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पब्लिक फंड का गार्डियन कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है। Who among the following attend the meetings of Public Account Committee of the Parliament? तो पब्लिक अकाउंट कमिटी बात ही करती है कैग की रिपोर्ट के आधार पर, तो इसमें कौन शामिल होगा। बट नेचुरल सी बात है कि इसमें कैग शामिल होगा, अर्थात भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक शामिल होंगे। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस वर्ष नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लेखांकन के कार्यों से मुक्त किया गया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैग वॉज रिलीव्ड फ्रॉम द अकाउंटिंग फंक्शन। ये बताओ, बड़ा अच्छा प्रश्न है। जवाब दो इस प्रश्न का, क्या सही जवाब होगा। ठीक है, कब किया गया। तो हमने दो चीजें समझी थी, एक शब्द था अकाउंटिंग और एक शब्द कौन सा था दोस्तों, एक और वर्ड था ऑडिटिंग। ठीक है, तो अकाउंटिंग के काम से 1976 में कैग को फ्री कर दिया गया, 1976 में कैग को अकाउंटिंग के कार्य से फ्री कर दिया गया। अगला प्रश्न है,
निम्न में से किस वर्ष मध्य प्रदेश में महालेखाकार पद की स्थापना हुई? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट जनरल वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द मध्य प्रदेश? तो हमने देखा था कि आर्टिकल 148 और जो 1971 का एक्ट आया उसके आधार पर मध्य प्रदेश में अकाउंटेंट जनरल का ऑफिस जो कैग के अंदर काम करता है, स्थापना 1985 में हुई थी, 1985 में हुई थी। हमने ये भी देखा था कि इसका मुख्यालय ग्वालियर में है, जबकि इसका रीजनल जो हेडक्वार्टर है वो भोपाल में स्थित है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का महालेखाकार निम्नलिखित में से किसके अधीन कार्य करता है? अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग डज द अकाउंटेंट जनरल ऑफ एमपी वर्क? किसके अधीन कार्य करता है? तो ये कैग के अंदर कार्य करता है, अभी डिस्कस किया हमने। ठीक है, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के महालेखाकार का प्रधान कार्यालय कहाँ है? बताइए जल्दी, अभी अभी बताया है, आंसर करेंगे दोस्तों। कहाँ पर है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड सर। अभी आपने बताया कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो ग्वालियर में है, जबकि जो इसका रीजनल हेडक्वार्टर है अर्थात क्षेत्रीय मुख्यालय है वो भोपाल में स्थित है। ठीक है, तो जवाब क्या होगा? बी, ग्वालियर। कैग से संबंधित सही विकल्प को चुनिए। तो सबसे पहले क्या करना है ऐसे प्रश्नों में? इसको अंडरलाइन करेंगे, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, इसको अंडरलाइन कीजिए। चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं एक एक को। सबसे पहला यह एकल सदस्यीय संस्था है, यस और नो, आंसर करो। इट इज अ सिंगल मेंबर ऑर्गेनाइजेशन, यस और नो? जवाब होगा जी हाँ सर, ये एक एकल सदस्यीय संस्था है, एक सिंगल मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरा, यह केंद्र सरकार की सर्वोच्च लेखांकन संस्था है जो सिविल न्यायालय की शक्तियों को धारण करती है। बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है, दैट इज ऑल करेक्ट। अवकाश प्राप्ति के बाद कैग कोई सरकारी पद धारण नहीं करेगा। तो याद कीजिए, हमने पढ़ा था कि निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए, ऑब्जेक्टिविटी को बनाए रखने के लिए संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि जब भी कैग रिटायर होगा तो रिटायरमेंट के बाद कोई दूसरी पोस्ट कैग नहीं लेगा दोस्तों। तो जवाब इसका होगा डी, सभी कथन सही हैं, ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है, अगला प्रश्न, कौन सी समिति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कार्य करती है? इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट वन। Which committee work based on the report submitted by the Comptroller and Auditor General of India? तो अभी आपको बताया कि जो लोक लेखा समिति है, पब्लिक अकाउंट कमिटी है, वो काम करती है कैग की रिपोर्ट के आधार पर, और कैग जाकर के संसद में बोल सकता है पर वहां पर मतदान नहीं कर सकता, वहां पर जाकर के वोटिंग नहीं कर सकता। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कैग का नहीं है? तो पहले इसको अंडरलाइन करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ कैग? राज्यों के लेखाओं का संकलन करना, कंपाइलिंग द अकाउंट ऑफ द स्टेट, बिल्कुल अकाउंट नहीं बनाता है लेकिन कंपाइल जरूर करता है। सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थाओं के लेखाओं का लेखा परीक्षण, आकस्मिक निधि और लेख लेखाओं का परीक्षण, बिल्कुल सही, लेकिन वो रक्षा संबंधी लेखाओं का संकलन और परीक्षण नहीं करता, वो डिफेंस की अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का काम नहीं करता है दोस्तों। अगले डिफेंस का भी नहीं करता और जो स्थानीय निकाय होते हैं उनका भी नहीं करता। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन सा कार्य कैग का नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सीएजी? वह भारत की संचित निधि की रक्षा करता है, ही प्रोटेक्ट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यह बिल्कुल सही है। वह राज्य सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट संसद में रखता है, राज्य सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट केंद्र, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि राज्य सरकार की रिपोर्ट वो गवर्नर को देता है और गवर्नर उसे स्टेट लेजिस्लेशन में रखता है।
और केंद्र सरकार यूनियन की रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देता है और प्रेसिडेंट उसे पार्लियामेंट में रखते हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है? बी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट किसके पास जाती है? गवर्नर के पास जाती है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ओके, अगला है इंडियन ऑडिट एवं अकाउंट डिपार्टमेंट की स्थापना किस वर्ष हुई? इन विच ईयर इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट वॉज एस्टैब्लिश्ड? कब इसकी स्थापना हुई? तो याद करेंगे, हमने पढ़ा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1753 में 1753 में अकाउंट एंड ऑडिट डिपार्टमेंट की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्तियां संविधान के किस अनुच्छेद में बताई गई हैं? तो हमने बताया था कि कार्य और शक्तियों की चर्चा अनुच्छेद 149 में फंक्शन एंड पावर को डिस्कस किया गया है, कार्य एवं शक्तियों की बात की गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना शुरू करेंगे। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कर्तव्य होगा वह उन सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करे जो भारत की संचित निधि में संदेह है। Shall be the duty of comptroller auditor general. He should audit all the receipts which are in the consolidated fund of India. नियंत्रक महालेखा परीक्षक को संघ या किसी राज्य के कार्यालय विभाग में किए गए भंडारों को, यह भी बिल्कुल सही है। तो सही जवाब क्या होगा? दोनों कथन सत्य हैं। ये MPPSC में आया हुआ प्रश्न है। आगे, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और कैग का कार्यकाल जैसी संस्थाओं में एक लक्षण समान है, और वो क्या है कि ये सारी की सारी संस्थाएं संवैधानिक हैं, ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं। और इन्हीं चार संस्थाओं को डॉक्टर अंबेडकर, जिनकी आज जयंती है, डॉक्टर अंबेडकर ने इन्हीं चारों संस्थाओं को क्या कहा है दोस्तों? इन्हीं चारों इंस्टीट्यूशन को उन्होंने नाम दिया है कि ये लोकतंत्र के रक्षक हैं। दीज इंस्टीट्यूशंस आर प्रोटेक्टर ऑफ डेमोक्रेसी, ये नाम उन्होंने दिया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कैग निम्न में से किसकी प्राप्तियों एवं व्ययों का लेखा परीक्षण नहीं करते? कैग डज नॉट ऑडिट द रिसिप्ट ऑफ एक्सपेंडिचर। स्थानीय निकायों का नहीं करते। हालांकि स्थानीय निकायों में अगर सीधा तरीके से केंद्र या राज्य के कंसोलिडेटेड फंड से पैसा दिया गया है तो उस हिस्से का ऑडिट किया जा सकता है, लेकिन एक लोकल ऑडिटर होता है, जो लोकल ऑडिटर जो राज्य सरकार के लिए काम करेगा वही इनका ऑडिट करता है। ठीक है, अगला प्रश्न, कैग भारतीय संविधान के तहत प्रथम अधिकारी होगा, यह कथन किसका है? डॉक्टर अंबेडकर। ठीक है, अगला प्रश्न, कैग राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन देता है, वो कौन से हैं? 3 रिपोर्ट प्रेजेंट करता है। एक तो सरकारी उपक्रमों की रिपोर्ट देता है, वित्त लेखाओं की रिपोर्ट देता है और विनियोग लेखाओं की रिपोर्ट देता है। ये 3 रिपोर्ट देता है, तीनों पर टिप्पणी करता है। इनमें से किन्हें जुड़वा बहन कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द ट्विन सिस्टर? तो दोस्तों, प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति, इन्हें जुड़वा बहनें कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में महालेखाकार का प्रधान और उप कार्यालय किस स्थान पर है? तो प्रधान कार्यालय ग्वालियर में है और जो दूसरा कार्यालय है वो भोपाल में है। अभी पढ़ा था हमने दोस्तों कि प्रधान कार्यालय कहाँ पर है? ग्वालियर में, जबकि उप प्रधान कार्यालय या रीजनल हेडक्वार्टर कहाँ पर है? भोपाल में है। अगला है, ब्रिटेन का कैग। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझेंगे इस बात को। देखिए दोस्तों, हमने जो कैग का पद है वो अल्टीमेटली कहाँ से लिया है? यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन से लिया है। तो भारत में जो कैग होता है ना दोस्तों, इंडिया में जो कैग होता है वो संसद का सदस्य नहीं होता, वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होता, वो सिर्फ संसद में जाकर के बोल सकता है। ही कैन ओनली स्पीक इन दी पार्लियामेंट। पर यूके में जो कैग होता है वो वहाँ की संसद का सदस्य होता है, वो वहाँ के पार्लियामेंट का मेंबर होता है।
और एक और बात याद रखना, भारत में सिर्फ खर्च करने के बाद कैग को चीजें बताई जाती हैं। ब्रिटेन में कैग पहले ही चीजों का परीक्षण करता है, फिर आप पैसा निकाल सकते हैं। तो कैग ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होता है, अर्थात वहां की जो संसद है वहां का सदस्य होता है। अगला प्रश्न है, कैग की शपथ का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? तो याद करेंगे, हमने आर्टिकल 148 पढ़ा था, जिसमें लिखा हुआ था कि कैग राष्ट्रपति के सामने शपथ लेते हैं, और इस शपथ का जो उल्लेख है वो तीसरी अनुसूची में किया गया था, वो थर्ड शेड्यूल में किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में वॉच डॉग किस संस्था को कहा गया है? विच ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड वॉच डॉग इन इंडिया? तो भारत में कैग को, अर्थात कॉम्पिटिटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को वॉच डॉग की संज्ञा दी गई है। आगे बढ़ रहे होंगे। आखिरी प्रश्न, कैग क्या कार्य करता है? तो कैग दोस्तों ये सारे काम भारत में भारतीय स्वतंत्रता के रक्षक, डेमोक्रेसी के रक्षक माने जाते हैं बेसिकली। ठीक है, लेकिन एक मिनट रुकिए, एक सेकेंड। इसका सही जवाब बी है, लोक वित्त के संरक्षक, कस्टोडियन ऑफ पब्लिक फाइनेंस। भारत के मुख्य विधिक सलाहकार नहीं होते, ठीक है, और स्वतंत्रता के नहीं, डेमोक्रेसी के रक्षक होते हैं, लोकतंत्र के रक्षक होते हैं। तो ये हमारे मुख्य प्रश्न थे। ठीक है, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। चलिए आप लोग जल्दी से ये बताइए कि किसके कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, ये 25वें प्रश्न को सही जवाब इसका बी है। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं, और आज की क्लास का जो हमारा विषय है, हम उसकी चर्चा शुरू करते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देखिए, सबसे पहली बात जो हमेशा हम हेडिंग से सीखते आए हैं कि भारतीय निर्वाचन आयोग की प्रकृति क्या है। तो दोस्तों, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया है। यही कारण है कि यह एक संवैधानिक निकाय है, यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। हम जानते हैं कि वो सभी निकाय जिनका उल्लेख संविधान में किया जाता है, उन्हें हम संवैधानिक निकाय कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। अब तक जितने आयोग हमने पढ़े हैं, तो अगर हम चीज़ों को क्विकली रिवाइज करें, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था अनुसूचित जाति आयोग, जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में की गई थी, 338 में की गई थी। फिर हमने पढ़ा था शेड्यूल ट्राइब कमीशन, और शेड्यूल ट्राइब की चर्चा आर्टिकल 338 ए में की गई थी। फिर हमने पढ़ा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, और इसकी चर्चा अनुच्छेद 338 बी में की गई थी। इसके बाद दोस्तों, आपको याद आ रहा होगा, हमने डिस्कस किया है कैग के बारे में, कॉम्पिटिटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 148 में की गई। और अब हम चर्चा करने जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के भाग 15 पार्ट 15 के आर्टिकल 324 में की गई है। तो इस तरह से अब तक हमने 5 संवैधानिक आयोगों की बात कर ली है, 5 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को डिस्कस कर लिया है। अब आगे बढ़ने से पहले एक बार हम आयामों की चर्चा कर लेते हैं कि इसके बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पृष्ठभूमि और इतिहास। इन्हें हम साथ में पढ़ेंगे, बैकग्राउंड और हिस्ट्री। यहाँ हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारत में चुनाव की शुरुआत कैसे हुई, कैसे इंडियन को ब्रिटिश सिस्टम के अंदर रिप्रेजेंटेशन मिलना शुरू हुआ, और किस तरह भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई। इसके बाद हम सामान्य परिचय, बेसिक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, जहां हम डिस्कस करते हैं कि पहले प्रमुख कौन थे, वर्तमान प्रमुख कौन है, इन सभी बातों की चर्चा करेंगे। फिर हम सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आएंगे, जहां हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करना है। और आप जानते हैं कि अगर एक बार आपने धारा
या अनुच्छेदों को पढ़ लिया तो आप आयोग के बारे में लगभग हर एक बात से परिचित हो जाते हैं कि उसकी संरचना क्या है, नियुक्ति किस तरह की जाती है, त्यागपत्र किसे देते हैं। ये सारी बेसिक बातें बड़े अच्छे से स्पष्ट हो जाती हैं। फिर हम इन्हीं बातों को रिकॉल करेंगे, फिर हम चर्चा करेंगे निर्वाचन आयोग की संरचना को, फिर हम डिस्कस करेंगे निर्वाचन आयोग के कार्य। आज की क्लास में हम इतना ही टॉपिक कंप्लीट करेंगे। फिर जब हम राज्य निर्वाचन आयोग पढ़ेंगे, स्टेट इलेक्शन कमीशन पढ़ेंगे, तो ये 2 टॉपिक हम उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। क्योंकि इतना आप रिकॉल करें, सारी चीज़ों को याद करें, फिर आप अगले टॉपिक पर जाएं। और इस बार टेस्ट अलग अलग नहीं होगा, इलेक्शन कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन दोनों का कंबाइंड टेस्ट होगा, तकरीबन 50 प्रश्नों का, ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन का। और इसी तरह यूपीएससी और एमपीपीएससी दोनों का भी हम एक कंबाइंड टेस्ट रखेंगे, लेकिन सिनॉप्सिस आपको अलग अलग दिए जाएंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पृष्ठभूमि और इतिहास की, और एक कहानी के रूप में चीजों को समझिए। सबसे पहला प्रश्न आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि सर, हमें आखिरकार जरूरत क्यों है भारतीय निर्वाचन आयोग की, इलेक्शन कमीशन की आवश्यकता क्यों है। तो देखिए दोस्तों, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। और लोकतंत्र का अर्थ होता है जहां पर या तो लोग खुद शासन चला रहे हों, या फिर लोग शासन चलाने के लिए अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हों, अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हों। जहां पर लोग अपना शासन खुद चलाते हैं उसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है, उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। और जहां पर लोग अपना शासन चलाने के लिए प्रतिनिधियों को अपॉइंट करते हैं उसे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहा जाता है, प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र कहा जाता है। तो इस हिसाब से जो हमारा प्यारा भारत देश है वो एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, वह एक प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र है। अब लोकतंत्र में हमने डिस्कस किया कि प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र में लोगों को चुनाव करना होगा कि वो किसे अपना प्रतिनिधि बनाए, लोगों को इलेक्ट करना होगा कि वो किसे अपना रिप्रेजेंटेटिव चुने। तो हम ये कह सकते हैं कि एक लोकतांत्रिक देश में जो सबसे बड़ी विशेषता होती है वो होती है चुनाव। तो चुनाव हमेशा फ्री होना चाहिए, अर्थात स्वतंत्र, और चुनाव हमेशा फेयर होना चाहिए। अगर चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं है तो मान के चलिए उस देश में लोकतंत्र की स्थापना नहीं होगी। आपने कहा कि सर चुनाव चीन में भी होते हैं, लेकिन क्या वो डेमोक्रेसी है? नहीं है। क्यों? एक ही पार्टी के लोगों को खड़े होने का मौका मिलेगा, पूरी पावर चीनी सरकार के हाथ में है, वो चुनाव को ही अवैध घोषित कर सकते हैं। तो चुनाव सही तरीके से आयोजित हो, सरकार का उसमें हस्तक्षेप ना हो, और लोगों को ये फ्रीडम हो कि वो अपनी इच्छा से जिसको वोट देना चाहें उसको वोट दें, और जो भी चुनाव में खड़ा होना चाहता है उसे चुनाव में खड़ा होने की अनुमति मिले। तो हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी का जो बैकबोन होता है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही होता है। अब इस बात की जानकारी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को थी, और वो जानते थे कि अगर हमें इस प्रथा को बनाए रखना है तो हमें भारत में एक ऐसा संस्था बनानी होगी जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कर सके। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने भारत के संविधान में भाग 15 जोड़ा, जो कि अनुच्छेद 324 से लेकर के अनुच्छेद 329 तक फैला हुआ है। और इसी भाग 15 में एक अनुच्छेद है आर्टिकल 324, और आर्टिकल 324 में कहा गया है कि भारत में एक निर्वाचन आयोग होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगा, जो भारत में निम्नलिखित चुनाव करवाएगा। कौन कौन से? ये भारत में राष्ट्रपति का चुनाव करवाएगा, यही भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाएगा, यही भारत में लोकसभा का चुनाव करवाएगा, यही राज्यसभा का चुनाव करवाएगा, विधानसभा का चुनाव,
और विधान परिषद का चुनाव। तो क्या हम एक लाइन में इस तरह से समराइज कर सकते हैं कि अनुच्छेद 324 में जिस निर्वाचन आयोग की बात की गई है, आर्टिकल 324 में जिस इलेक्शन कमीशन की बात की गई है, वो लोकल बॉडीज के इलेक्शन के अलावा बाकी सभी चुनाव करवाता है, स्थानीय निकायों के चुनावों के अलावा बाकी सारे चुनाव करवाता है। तो ये तो हो गई पृष्ठभूमि। अब हमें यह भी समझना होगा कि भारत में निर्वाचन आयोग की पृष्ठभूमि मतलब एक इतिहास क्या रहा है, हिस्ट्री क्या रही है। तो हमें एक बात तो पता है कि आज चाहे भारत का संविधान हो, चाहे भारत का गवर्नेंस हो, ये बहुत ज़्यादा प्रभावित है यूके से, अर्थात ब्रिटेन से। और कारण आप जानते हैं कि हम यूके की एक कॉलोनी रह चुके हैं। यूके ने इंडिया पर एक प्रकार से उपनिवेशवादी शासन किया है। यही वो वजह है कि हमारा जितना भी डेमोक्रेटिक सिस्टम है, गवर्नेंस का सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, वो बहुत ज़्यादा यूके से प्रभावित है। तो यहाँ पर भी चीज़ें यहीं से शुरू होती। कैसे, थोड़ा बैकग्राउंड को समझते हैं। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि 1757 में एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ा गया जिसे हम प्लासी का युद्ध कहते हैं, बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जानते हैं। 1764 में एक और बड़ा युद्ध लड़ा जाता है जिसे हम बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं, बैटल ऑफ बक्सर के नाम से जानते हैं। इन्हीं दोनों युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि ब्रिटेन की एक कंपनी थी, इसे जीत मिलती है और भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की शुरुआत होती है। इंडिया पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल या गवर्नेंस की शुरुआत होती है। अब दोस्तों, अगर किसी भी क्षेत्र पर आपको शासन करना है तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ नियम तो बनाने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ रूल्स का फॉर्मेशन तो करना पड़ेगा। तो जो ब्रिटिश की संसद है, उन्होंने भारत पर शासन करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कुछ अधिनियम बनाना शुरू किए, कुछ एक्ट बनाना शुरू किए। एक्ट कौन बना रहा है, याद रखेंगे, एक्ट बना रहा है ब्रिटेन का संसद, ब्रिटिश पार्लियामेंट, लेकिन भारत में उन्हें लागू करने का काम किसका है, ईस्ट इंडिया कंपनी का। और आप सोच के देखेंगे कि लंबे समय तक भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया है, ना कि ब्रितानी सरकार ने। अब इसके बाद कहानी कुछ इस तरह बदलती है दोस्तों, ये आप याद रखेंगे कि जैसे ही ये अधिनियम बनना शुरू हुए, जैसे ही ये एक्ट बनना शुरू हुए, तो इन्हें दो भागों में बांटा जाता है। जो पहला हिस्सा है वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होकर के 1853 के चार्टर एक्ट तक जाता है। ये वो समय है जब भारत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है, ब्रितानी कंपनी का शासन है। और जो दूसरा हिस्सा है वो 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से शुरू होकर के 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम तक जाता है। ये वो समय है जब भारत पर प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटेन की सरकार शासन करेगी, अर्थात ब्रिटिश क्राउन इंडिया को रूल करेगा। तो दो तरह से हम अधिनियमों को बांट सकते हैं, दो तरह से हम एक्ट को डिवाइड कर सकते हैं। अब आगे क्या हुआ, इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, 1773 में पहला अधिनियम आया जिसे रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। अब इसको हमें नहीं पढ़ना है, वो आप पॉलिटी की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। हमारी कहानी जो वास्तविक तौर पर शुरू होती है दोस्तों, उसकी शुरुआत होती है 1853 से 1853 से। 1853 में पहली बार भारत में डेमोक्रेसी के बीज बोए जाएंगे और शासन की शक्तियां धीरे धीरे दूसरे लोगों में बांटना शुरू की जाएंगी। कैसे? भारत पर शासन चलाने के लिए गवर्नर जनरल की एक काउंसिल हुआ करती थी जिसे गवर्नर जनरल परिषद कहा जाता था। इस परिषद को दो भागों में तोड़ा जाएगा। एक हिस्सा कहलाएगा लेजिस्लेटिव काउंसिल, अर्थात गवर्नर जनरल की विधायी परिषद, और दूसरा हिस्सा कहलाएगा एग्जीक्यूटिव काउंसिल, अर्थात गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद। ठीक है, अभी भी इसमें भारतीयों की बात नहीं है, बस यहाँ पर पहली बार हमने इसे तोड़ना शुरू किया है, हमने इसे ब्रेक किया है।
फिर डिमांड उठेगी कि साहब भारतीयों को भी मौका दीजिए, और 1857 की क्रांति भारत में हो जाएगी। तो इसी बीच में 1861 में एक अधिनियम आएगा। उसमें कहा जाएगा कि जो गवर्नर जनरल, जिसे अब वायसराय के नाम से जाना जाने लगा है, तो वायसराय की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें भारतीयों को रखा जा सकता है, उसमें इंडियन को रखा जा सकता है, लेकिन चुनाव के द्वारा नहीं, गवर्नर जनरल या वायसराय के नॉमिनेशन के द्वारा। तो लॉर्ड कैनिंग इस समय भारत का वायसराय है, और लॉर्ड कैनिंग ने 3 लोगों को लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट किया। एक थे बनारस के राजा, एक थे पटियाला के महाराज, और एक थे सर दिनकर राव। सर दिनकर राव। लेकिन याद रखेंगे ये सभी लोग किसमें शामिल हुए हैं, तो ये सभी लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल का हिस्सा बने हैं, ये सभी लोग विधायी परिषद का हिस्सा बने हैं। इसके बाद धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है, मांग उठती है कि और ज्यादा भारतीयों को इसमें शामिल किया जाए, विशेष तौर पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल किया जाए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए दोस्तों 1909, अब चुनाव भारत में शुरू हो जाएंगे। 1909 में पहली बार ऐसा होता है कि गवर्नर जनरल वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को मौका मिलता है। और ऐसे पहले भारतीय थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। यह सवाल पूछा जाता है दोस्तों कि गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो जवाब होगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को इसमें शामिल किया जाता है, उन्हें इस परिषद में इंक्लूड किया जाता है। अब भारत में अलग अलग राज्यों में विधानसभाएं बन चुकी हैं, तो प्रांतीय चुनाव भी होने लगे हैं, और 1919 के अधिनियम के बाद केंद्रीय स्तर पर भी अच्छे से चुनाव होने लगे हैं। तो धीरे धीरे भारत में इलेक्शन होते जाएंगे, और इसके बाद सीधा हम जंप करेंगे 25 जनवरी 1950। फाइनली 25 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के आधार पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना होती है, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है। दोस्तों याद रखेंगे कि 25 जनवरी को ही हर साल, 25 जनवरी को हम हर साल क्या मनाते हैं, मतदाता दिवस मनाते हैं, नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। क्यों, तो कारण आपको समझ में आया होगा। इसकी शुरुआत 2011 से हुई थी, क्योंकि 25 जनवरी 1950 के दिन ही भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, तो एक छोटी सी कहानी, छोटा सा इतिहास है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर के। अब देखिए पूरी कहानी यहाँ पर लिखी हुई है, इस तरह से आप एक बार इसे रीड भी कर सकते हैं। एक बार पढ़िए इसे जल्दी से। ठीक है, तो इस तरह आप चीजों को देख सकते हैं, और ये वाला हिस्सा आप जब पीडीएफ आपको मिल जाएगा अभी, तो उसके बाद आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब हमारे अगले हिस्से पर आते हैं, और हम सामान्य परिचय की चर्चा करते हैं, जनरल इंट्रोडक्शन लेते हैं। देखो, जनरल इंट्रोडक्शन में सबसे पहला ख्याल जो आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर निर्वाचन आयोग किस प्रकार का आयोग है, आखिर इसकी प्रकृति कैसी है। तो हम जानते हैं दोस्तों कि चूंकि इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया है, इट इज डिफाइंड इन द आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यही कारण है कि यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यह एक संवैधानिक निकाय है। लेकिन इसके अलावा दोस्तों, चूंकि इसमें एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है और 2 अन्य निर्वाचन अधिकारी होते हैं, इसी कारण से यह एक मल्टी मेंबर बॉडी भी है, यह एक बहुसदस्यीय निकाय भी है। मल्टी मेंबर बॉडी होने के अलावा यह एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, यह एक स्वतंत्र निकाय है। और इसके अलावा दोस्तों, इसके पास अर्ध न्यायिक शक्तियां हैं, इसीलिए यह एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी भी है, यह एक अर्ध न्यायिक संस्था भी है।
तो मान लीजिए कि अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए निर्वाचन आयोग किस प्रकार की संस्था है, और आपको ये 3-4 विकल्प दिए जाते हैं, तो उसमें से हर एक विकल्प सही होगा। यह मल्टी मेंबर बॉडी भी है, इंडिपेंडेंट बॉडी भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो है ही, और साथ ही साथ में अर्ध न्यायिक निकाय भी है, एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी भी है। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब अगला सवाल आना चाहिए कि सर इसकी स्थापना कब हुई और मुख्यालय कहाँ पर है। तो स्थापना इसकी 25 जनवरी 1950 को हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो न्यू दिल्ली में है। 25 जनवरी 1950 को स्थापना हुई। इसके जो प्रथम प्रमुख थे या फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर थे, उनका नाम था सुकुमार सेन। सुकुमार सेन, ये आपको याद रखना है। और जो इसके वर्तमान प्रमुख हैं, जो इसके करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो हैं राजीव कुमार। राजीव कुमार। और साथ ही साथ में याद रखेंगे कि प्रथम महिला जो इसके प्रमुख हैं वो हैं दोस्तों वी एस रमा देवी। प्रथम महिला वी एस रमा देवी। और सुकुमार सेन की अध्यक्षता में जो फर्स्ट इलेक्शन कंडक्ट हुआ था वो हुआ था 1951-1952 में, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस को मेजॉरिटी मिली थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बहुमत मिला था। तो ये बिल्कुल सामान्य जानकारी है जो हमें पता होनी चाहिए भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। क्या क्या दिया गया है एक बार देख लेंगे। वर्णन भारत के संविधान के भाग 15 में किया गया है कि अनुच्छेद 324 है। प्रकृति संवैधानिक है। स्थापना 25 जनवरी 2050 को। मुख्यालय निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली। संरचना 1+2 की। प्रथम प्रमुख सुकुमार सेन, वर्तमान प्रमुख राजीव कुमार, दो अन्य निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे। ठीक है, ये पहले चुनाव की कहानी है, ये याद नहीं रखना है। एक बात जो आपको याद रखना है दोस्तों कि अभी ना बीच में लीडर ऑफ अपोजिशन की बहुत बात हुई थी कि विपक्ष के नेता भारत में कौन होंगे। तो भारत में जो विपक्ष के नेता की संकल्पना है वो शुरू से नहीं थी। जो लीडर ऑफ अपोजिशन का कंसेप्ट है वो इंडिया में शुरू से नहीं था, इसे 1969 में अडॉप्ट किया गया था। उससे पहले भारत में विपक्ष के नेता का प्रावधान नहीं था, ये 1969 में हमने अडॉप्ट किया। ओके, इसके बाद आप देखेंगे कि पहले लीडर ऑफ अपोजिशन जो बने वो थे राम सुभाग सिंह, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे। राम सुभाग सिंह। ठीक है, बाकी चीजें आप याद रखेंगे। ये हमने आपको बता ही दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन कौन से चुनावों को करवाता है, कौन कौन से इलेक्शन को कंडक्ट करवाता है। ठीक है, एक सेकंड दीजिए। दोस्तों मुझे एक छोटी सी इमरजेंसी आ गई है, विच इज़ अ काइंड ऑफ मेडिकल इमरजेंसी। मुझे यहाँ से क्लास अभी ख़त्म करनी पड़ेगी। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं शाम को आपकी क्लास ले लूँगा। अदरवाइज़ इस बार हम क्या करेंगे कि एक जो आज का एक्स्ट्रा सेशन है वो मैं अगले सेशन में ऐड कर दूँगा। आई एम रियली सॉरी बट आई हैव टू गो। ठीक है, ज़रूरी है, अदरवाइज़ मैं क्लास पूरी कर लेता। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे समझेंगे। मैं अगले सेशन में ये ख़त्म कर दूँगा। बस 2-3 आयोग बचे हैं, फिर हम यूनिट 9 की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो हमने सामान्य परिचय तक पढ़ लिया है। अगले हिस्से को हम राज्य निर्वाचन आयोग के साथ पढ़ लेंगे, स्टेट इलेक्शन कमीशन के साथ मिला करके पढ़ लेंगे। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। चलिए, तो हमारे अगले टॉपिक की हम चर्चा करते हैं, जिसमें हमें महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की बात करनी है, जिसमें हमें इम्पॉर्टेंट आर्टिकल को डिस्कस करना है। हम जानते हैं कि ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि इसी में हम निर्वाचन आयोग के बारे में सब कुछ जान लेंगे। अब देखो,
आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात समझो जो हमने पहले डिस्कस की है कि भारत के संविधान में भाग 15 पार्ट 15 जिसका नाम क्या है निर्वाचन, जिसका नाम क्या है इलेक्शन, भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर के आर्टिकल 324 से लेकर के अनुच्छेद 329 तक, आर्टिकल 329 तक किसकी चर्चा की गई है? निर्वाचन की चर्चा की गई है, इलेक्शन को डिस्क्राइब किया गया है। यहां तक बात क्लियर है। अब इसमें एक बात समझें कि जो अनुच्छेद 324 है ना, यही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्यों? क्योंकि इसी में दोस्तों इलेक्शन कमीशन को डिस्क्राइब किया गया है, निर्वाचन आयोग को बताया गया है, और यहाँ पर 6 प्रावधान दिए गए हैं, 6 अलग अलग प्रोविजन दिए गए हैं। मतलब 324 एक, 324 2, इस तरह से आगे प्रोविजन दिए गए हैं। अब और दूसरे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की बात करें तो एक आर्टिकल है 326 जो आपको याद रखना है। आर्टिकल 326 में लिखा हुआ है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात की गई है और ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति, भारत का कोई भी नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, उसे वोट देने का अधिकार होगा। किसी भी प्रकार का भेदभाव उसके साथ नहीं किया जाएगा। एक इंटरेस्टिंग बात सुनिए, जब भारत का संविधान लागू हुआ तो वोटिंग की जो आयु थी वो 21 वर्ष थी। बाद में 61वें संविधान संशोधन 1988 जो कि 1989 में लागू हुआ, इसके द्वारा ये प्रावधान किया गया कि हम वोटिंग की आयु को 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर देंगे। इसके पीछे की एक और छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ। ये जो 21 वर्ष का कंसेप्ट है ना, ये नेहरू रिपोर्ट से निकल करके आया था। बहुत पहले 1928 की बात है, जब मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत का संविधान बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसे हम नेहरू समिति के नाम से जानते हैं। और उस समिति ने जो रिपोर्ट दी उसे हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। नेहरू रिपोर्ट में यह प्रावधान था कि मताधिकार की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, 21 ईयर होनी चाहिए। तो जब भारत का संविधान बन रहा था तब 21 वर्ष की आयु को अपनाया गया, लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1988 के द्वारा इसे कम करके 18 वर्ष कर दिया गया। एक और आर्टिकल जो हमें याद रखना है वो है अनुच्छेद 329। इसमें यह कहा गया है दोस्तों कि कोर्ट जो है वो किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा निर्वाचन संबंधी मामलों में। जो इलेक्शन के जितने भी मामले हैं उसमें कोर्ट का इंटरफेरेंस नहीं होगा। देखिए हैं बहुत सारे आर्टिकल, लेकिन जिसके बारे में हमें पता होना ही चाहिए तो ये 3 आर्टिकल हैं। उसके अलावा 325 में कहा गया है कि जब भी निर्वाचक नामावली बनाई जाएगी, निर्वाचक नामावली मतलब कौन कौन से वोटर्स उसमें हैं, तो उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। 327 में कहा गया है कि पार्लियामेंट इलेक्शन से संबंधित लॉ बना सकती है। 328 में कहा गया है कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो भी पार्लियामेंट इलेक्शन से रिलेटेड लॉ बना सकती है। मतलब ये हुआ कि अगर एक स्टेटमेंट आपसे बना दिया जाए कि निर्वाचन से संबंधित नियम बनाने का अधिकार सिर्फ संसद के पास है, ओनली पार्लियामेंट हैज द राइट टू मेक लॉ एसोसिएटेड विद द इलेक्शन, तो ये गलत होगा। यहाँ पर ओनली वर्ड गलत है, क्योंकि आर्टिकल 327 में ये कहा गया है कि पार्लियामेंट इलेक्शन से रिलेटेड लॉ बना सकती है, लेकिन अगले ही आर्टिकल में ये भी कहा गया है कि राज्य की विधायिकाएं भी निर्वाचन से संबंधित नियम कानून बना सकती हैं। स्टेट लेजिस्लेशन भी इलेक्शन से जुड़े हुए रूल्स एंड लॉ बना सकती हैं। ठीक है, तो ये एक ब्रीफ है, पहले इसको समझें। अब हम ये जो आर्टिकल 324 है ना, इसके डिटेल में जाएंगे, लेकिन एक बार जो हमने पढ़ा है इसको पीपीटी में देखिए। तो सबसे पहले कौन सा अनुच्छेद है? 324, अनडाउटेडली मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके 6 उपभाग हैं,
6 सब पार्ट हैं। निर्वाचन आयोग के बारे में बात की गई है। 325 निर्वाचक नामावली। हमने अभी आपको बताया कि इलेक्टोरल रोल बनाते समय हम किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। इसके बाद है 326 वयस्क मताधिकार की बात की गई है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की बात की गई है। और यहाँ लिखा भी हुआ है कि 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1988 के द्वारा आयु को कम करके कितना कर दिया, 18 वर्ष कर दिया, 18 ईयर कर दिया। इसके बाद है 327 संसद की निर्वाचन के संबंध में कानून बनाने की शक्ति। 328 राज्य विधानमंडल की निर्वाचन के संबंध में कानून बनाने की शक्ति। ये आर्टिकल कभी नहीं पूछेगा, लेकिन जो अभी हमने आपको प्रश्न बताए ना स्टेटमेंट के रूप में, हो सकता है वैसे प्रश्न वो आपसे पूछ ले। और 329 में कहा गया है बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन द इलेक्टोरल मैटर। निर्वाचन के संबंध में जितने भी प्रावधान हैं उसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा, उसमें कोर्ट इंटरफेरेंस नहीं करेगा। लेकिन आप कहोगे कि सर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा डिसीजन दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब भी आप निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करेंगे तो उसमें एक समिति का सहारा लेंगे, उसमें एक कमेटी का सहारा लेंगे। तो वो हम बिल्कुल आखिर में डिस्कस करेंगे, पहले सारे संवैधानिक प्रावधान पढ़ने के बाद। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको, स्पष्ट है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और अनुच्छेद 324 की बात करेंगे, आर्टिकल 324 को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम एक काम करें, डिटेल में पढ़ने से पहले सभी को ब्रीफली जान लेते हैं कि आखिर क्या क्या दिया गया है, फिर हम एक एक भाग को डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक हिस्से को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है इसका पहला भाग, और पहले भाग में ये कहा गया है कि निर्वाचन आयोग की स्थापना की बात की गई है और बताया गया है कि निर्वाचन आयोग कौन कौन से काम करेगा। काम ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम होता है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और राज्य की विधायिका के चुनाव करवाना, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेशन के इलेक्शन करवाना, और उनके लिए निर्वाचक नामावली भी तैयार करना, इलेक्टोरल रोल को भी प्रिपेयर करना। इसके बाद इसका दूसरा हिस्सा है 324(2). ये इंपॉर्टेंट है। इसमें संरचना और नियुक्ति की बात की गई है, इसमें स्ट्रक्चर और अपॉइंटमेंट की बात की गई है कि आयोग की संरचना क्या होगी और उन्हें नियुक्त कौन करेगा। ये बात 324(2) में की गई है। फिर 324(3) में ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इतनी सी बात लिखी है कि जो व्यक्ति भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, जो व्यक्ति भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, वही आयोग का अध्यक्ष भी होगा, वही कमीशन का चेयरमैन भी होगा। इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। अगले आर्टिकल में कहा गया है कि राष्ट्रपति न सिर्फ निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करेंगे बल्कि प्रादेशिक आयुक्त की नियुक्ति भी करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट विल नॉट ओनली अपॉइंट द इलेक्शन कमिश्नर बट ऑल्सो रीजनल कमिश्नर। ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, ऐसे ही प्रश्न बन के आते हैं छोटे छोटे। फिर अगला है 324(5). इसमें त्यागपत्र और हटाने की प्रक्रिया की बात की गई है, रेजिग्नेशन और रिमूवल की बात की गई है। और इसके आखिर में आता है 324(6). इसमें अधिकारियों की बात की गई है। पुराने आयोग याद होंगे आपको, तो उसमें हमेशा हम पढ़ते थे कि अगर अलग से अधिकारियों की जरूरत पड़ गई तो कौन प्रोवाइड करेगा। तो इसी तरह से अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अलग से अधिकारियों की आवश्यकता पड़ती है तो केंद्र के स्तर पर ये अधिकारी राष्ट्रपति उपलब्ध कराएंगे, सेंट्रल के लेवल पर ये सारे ऑफिसर प्रेसिडेंट उन्हें प्रोवाइड कराएंगे, और राज्यों के स्तर पर सारे अधिकारी राज्यपाल उपलब्ध कराएंगे। स्टेट के लेवल पर सारे के सारे जितने भी ऑफिशियल्स हैं वो गवर्नर के द्वारा उन्हें प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो ये एक मोटे मोटे तौर पर या ऊपरी तौर पर हमने अनुच्छेद 324 को देख लिया, आर्टिकल 324 को देख लिया। अब यहीं से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाते हैं। पता है प्रश्न ये बन सकता है कि बताइए कौन सा प्रावधान
अनुच्छेद 324 में नहीं दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज नॉट गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग द इलेक्शन कमीशन। ध्यान दीजिए, क्या नहीं दिया है। अब आप मुझे बताएंगे यस और नो। अगर मैं आपसे कहूं कि योग्यता दी गई है, क्वालिफिकेशन दी गई है, यस और नो जवाब दीजिए कमेंट में, यस और नो। सर नहीं दी गई है, योग्यता की बात कहीं पर नहीं है। बहुत अच्छे। दूसरा, अगर मैं आपसे पूछूं वेतन बताया गया है क्या, सैलरी बताई गई है, कहीं पर है चर्चा? नहीं है सर, वेतन की बात भी नहीं की गई है। बहुत अच्छे। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, क्या पदावधि बताई गई है, क्या टेन्योर बताया गया है? जवाब होगा नहीं। और यही ना दो, एक ये वाला पहला और तीसरा जब भी आप मुख्य परीक्षा में निर्वाचन आयोग के बारे में लिखेंगे तो वहां प्रश्न आते हैं कि इसकी विवेचना कीजिए या क्रिटिसाइज कीजिए, क्या कमियां क्या है निर्वाचन आयोग में। तो ये सबसे बड़ी कमी है कि संविधान में योग्यता नहीं दी गई, संविधान में पदावधि नहीं दी गई। अलग से अधिनियम बनाया है हमने, 1991 में एक एक्ट बनाया गया है जिसमें निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों की बात की गई है, इलेक्शन कमिश्नर की टर्म्स एंड कंडीशन की बात की गई है। उसमें हमने पदावधि बताई है, उसमें हमने वेतन को डिस्क्राइब किया है। तो ये सारी बातें हमने वहां पर एक्सप्लेन की हैं। तो ये प्रश्न आपसे जरूर पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात संविधान में नहीं की गई है। तो मेक श्योर कि आपको याद रहे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इन एक एक आर्टिकल का पोस्टमार्टम करना शुरू करते हैं या इन्हें डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है 324(1). इसमें दोस्तों दो बातें कही गई हैं। पहली बात इसमें बड़ी सिंपल की गई है कि भारत में एक निर्वाचन आयोग होगा, इंडिया में एक इलेक्शन कमीशन होगा, जिसका गठन कब किया गया। तो आप जवाब दे रहे होंगे कि सर इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी, 25 जनवरी 1950 को स्थापना की गई थी। इसी आर्टिकल में बताया गया है कि निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य क्या है। तो जैसा हमने कहा, ये पार्लियामेंट के इलेक्शन करवाता है, स्टेट लेजिस्लेशन के इलेक्शन करवाता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाता है। तो यही इनका काम है, ये आपको याद होना चाहिए, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो सर इसके पहले हिस्से में कोई समस्या नजर नहीं आती, सिंपल सी दो बातें की गई हैं कि भारत में एक निर्वाचन आयोग होगा, देयर विल बी एन इलेक्शन कमीशन इन इंडिया, और दूसरी बात की गई है इसके कार्यों के बारे में, फंक्शन के बारे में। अब इसके दूसरे हिस्से की ओर आगे बढ़ते हैं। 324 का सब क्लॉज 2, समझिए इसको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारी बातें की गई हैं। पहली चर्चा तो इसमें संरचना बताई गई है। अब संरचना क्या है इसको जरा समझो, देखो ध्यान से। देखिए दोस्तों, संरचना में बहुत सिंपल सी बात कहां पर की गई है, पहले तो आप बताएंगे सर, अनुच्छेद 324(2). इसमें स्ट्रक्चर की बात की गई है, संरचना की बात की गई है। इसमें यह लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत के निर्वाचन आयोग में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, और उतने एज मैनी अन्य निर्वाचन आयुक्त, अदर इलेक्शन कमिश्नर होंगे, जिनकी संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे। थोड़ा सा मुश्किल है, समझने की कोशिश कीजिए। एक बात तो तय है कि निर्वाचन आयोग में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, इलेक्शन कमीशन में एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होगा, लेकिन अन्य कितने निर्वाचन आयुक्त होंगे, अदर इलेक्शन कमिश्नर कितने होंगे, इस बात की चर्चा नहीं की गई है। बस ये लिखा हुआ है कि इनकी संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, इनके नंबर को प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ संविधान में निर्वाचन आयोग की संरचना के बारे में क्या लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन कमीशन के स्ट्रक्चर के बारे में क्या लिखा है, तो आप बताओगे कि भारत के निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होगा, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, और उतने
अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे जितने राष्ट्रपति तय करे, एज मैनी अदर इलेक्शन कमिश्नर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रेसिडेंट। ये तो बात हो गई संविधान की। सर अब ये बताइए वर्तमान में कितने हैं, करंट में कितनी संख्या है। तो वर्तमान में दोस्तों आपको याद रखना है कि एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी है और दो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। यही कारण है कि हम इसे मल्टी मेंबर बॉडी कहते हैं, हम इसे बहुसदस्यीय निकाय कहते हैं। तो वर्तमान संरचना क्या है, एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है एंड टू अदर इलेक्शन कमिश्नर, दो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। ठीक है, अब इसके पीछे भी ना एक छोटी सी कहानी है। वो कहानी यह है दोस्तों कि जब 25 जनवरी 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग बना, तब यह एक सदस्यीय निकाय था। इट वॉज अ सिंगल मेंबर बॉडी और इसमें सिर्फ एक पद होता था जो था मुख्य निर्वाचन आयुक्त का, अन्य निर्वाचन आयुक्त इसमें नहीं थे। फिर दोस्तों 1989 में यह तय किया गया कि दूसरे निर्वाचन आयुक्तों को भी नियुक्त किया जाना चाहिए, तो इसमें दो निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त कर दिया। लेकिन 1990 में एक बार फिर से इसे एक सदस्यीय निकाय बना दिया गया, पर 1993 के बाद 1993 के बाद से अब तक यह 3 सदस्यीय निकाय है, 3 मेंबर बॉडी है। अब यहां से सवाल कैसे बनेंगे, इनको समझने की कोशिश कीजिए कि सर किस तरह के सवाल यहां से बन सकते हैं। 1993 से इसकी संरचना 1+2 है। अब सवाल समझना, देखो पहला सवाल तो वो संरचना के बारे में पूछेगा और आप इजीली इसका जवाब दे देंगे कि इजीली आप इसका जवाब दे देंगे कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने अन्य निर्वाचन आयुक्त जिनकी संख्या राष्ट्रपति तय करेगा। ये संविधान की बात है, इसको अलग कर दो। अब आपसे पूछेगा कि बताओ जब निर्वाचन आयोग का गठन हुआ, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश हुआ, तब संरचना क्या थी, तब स्ट्रक्चर क्या था। तब आप बताओगे कि सर 25 जनवरी 1950 से लेकर के 1989 तक सिर्फ सिंगल मेंबर बॉडी था, एक सदस्यीय निकाय था। 1989 में पहली बार इसे 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया, 3 मेंबर बॉडी बनाया गया। यह विशेष तौर पर ध्यान रखना है। लेकिन अगले ही साल 1990 में दोबारा से इसे एक सदस्यीय निकाय बना दिया गया, सिंगल मेंबर बॉडी बना दिया। फिर एक समिति का गठन हुआ, अलग अलग सिफारिशें की गई और अंततः 1993 में 1993 में यह डिसीजन लिया गया कि अब निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। देयर विल बी 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर। तो दूसरा सवाल आपसे पूछेगा कि बताइए कब आयोग को पहली बार बहुसदस्यीय निकाय बनाया गया, कब कमीशन को पहली बार मल्टी मेंबर बॉडी बनाया गया। तो जवाब क्या देंगे, 1989। और आयोग की वर्तमान संरचना क्या है, तो बताएंगे 1+2। अगर एग्जैक्ट डेट की हम बात करें तो 16 अक्टूबर 1989 को 3 सदस्यीय निकाय बनाया, 1990 में पुनः एक सदस्यीय निकाय बनाया और 1 अक्टूबर 1993 को पुनः 3 सदस्यीय निकाय बना दिया। ठीक है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से हमने समझा है आपके दिमाग में बड़ा स्पष्टीकरण हुआ होगा। इसी में जैसा हमने आपको बताया था कि इसी आर्टिकल में यह कहा गया है कि जो निर्वाचन आयुक्त है उन सभी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो देखिए साहब, चाहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, चाहे अदर इलेक्शन कमिश्नर हो, या चाहे वो प्रादेशिक आयुक्त हो, रीजनल कमिश्नर हो, सभी को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा, सभी को प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। सभी अपना त्यागपत्र भी किसे देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है अभी से। तो ये 2 आर्टिकल क्लियर है। 324(1) स्थापना और कार्य,
324(2) संरचना और नियुक्ति, स्ट्रक्चर और अपॉइंटमेंट। इसके बाद दोस्तों इसका तीसरा हिस्सा है जिसमें यह कहा गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही आयोग का अध्यक्ष होगा। इंपॉर्टेंट नहीं है। 324(4) है जिसमें यह कहा गया है कि निर्वाचन आयोग की सलाह के बाद याद रखेंगे राष्ट्रपति के द्वारा प्रादेशिक आयुक्त को नियुक्त किया जाएगा। अपॉइंटमेंट ऑफ अ रीजनल कमिश्नर बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर द कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है कि प्रादेशिक आयुक्त को जब भी नियुक्त किया जाएगा उससे पहले सलाह ली जाएगी किससे? निर्वाचन आयोग से। ठीक है, चले अब आगे बढ़ेंगे। अच्छा, प्रादेशिक आयुक्त और राज्य निर्वाचन आयुक्त अलग अलग होता है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होंगे। रीजनल कमिश्नर और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अलग अलग है, उन दोनों को कंफ्यूज मत करना आप एक साथ, वो हम बाद में पढ़ेंगे राज्य निर्वाचन आयोग में। ठीक है, अगला आर्टिकल देखते हैं 324 का 5। तो अब हमें बात करनी है अनुच्छेद 324 के बारे में, आर्टिकल 324 का 5th सेक्शन, 5वें हिस्से की बात करेंगे। दोस्तों इस हिस्से में 3 बातें बताई गई हैं। सबसे पहली बात इसमें बताई गई है कि जो भी सेवा शर्तें होंगी और जो भी वेतन होगा और पदावधि होगी, ये सारी बातें राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाएंगी। दूसरी बात, इसमें हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है, रिमूवल प्रोसेस को डिस्कस किया गया है। और तीसरा पॉइंट जो इसमें बताया गया है वो त्यागपत्र के बारे में बताया गया है जो कि राष्ट्रपति को दिया जाएगा। तो ये सारे काम, चाहे हटाने का काम हो वो भी राष्ट्रपति करेगा, सेवा शर्त, वेतन और पदावधि, टर्म एंड कंडीशन, सैलरी एंड टेन्योर, ये भी प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। त्यागपत्र भी ये अपना राष्ट्रपति को सौंपेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए, इसमें सबसे पहली बात लिखी हुई है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अन्य आयुक्त, अदर इलेक्शन कमिश्नर और साथ ही साथ प्रादेशिक आयुक्त अर्थात रीजनल कमिश्नर, इन सभी की सेवा शर्तें, टर्म एंड कंडीशन और पदावधि अर्थात टेन्योर ये राष्ट्रपति के द्वारा तय की जाएगी, प्रेसिडेंट के द्वारा डिसाइड की जाएगी। अब याद कीजिए, शुरुआत में हमने एक टॉपिक पढ़ा था, बहुत छोटा सा टॉपिक हमने पढ़ा था कि कौन कौन सी बातें संविधान में दी गई हैं, और हमने ये भी देखा था कि वो कौन से बिंदु हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किए गए हैं। तो जो बिंदु नहीं थे उसमें हमने चर्चा की थी, पदावधि नहीं दी गई है, वेतन नहीं दिया गया है, योग्यताओं की बात नहीं दी गई है। तो ये सारी बातें तय कौन करता है? ये सारे काम राष्ट्रपति निर्धारित करेगा, प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। तो राष्ट्रपति ने संसद से कहा कि साहब इसके लिए कोई कानून बनाइए, कोई अधिनियम बनाइए। तो पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया, निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 1991, द इलेक्शन कमीशन एक्ट 1991, द इलेक्शन कमीशन एक्ट 1991। और इस अधिनियम में लिखा हुआ है कि सब तीनों के अर्थात मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त के जो वेतन भत्ते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होंगे। इनको 2.5 लाख रुपए प्रति माह का वेतन मिलेगा और पदावधि है वो 6 वर्ष और 65 वर्ष की होगी, 6 ईयर और 65 ईयर की होगी। इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है दोस्तों कि चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो चाहे अदर इलेक्शन कमिश्नर हो, सभी की जो पदावधि है, सभी का जो वेतन है वो एक जैसा होता है, वो इक्वल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त, इन सभी का वेतन भी 2.5 लाख रुपए होगा और सभी की पदावधि 6 वर्ष और 65 वर्ष की होगी, 6 ईयर और 65 ईयर की होगी। मेक श्योर कि आपको याद रहे। और ये भी याद रखना है
कि इन बातों की चर्चा संविधान में नहीं की गई है, सिर्फ ये लिखा है कि राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाएगा, प्रेसिडेंट के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। तो इसके लिए 1991 में अधिनियम बनाया गया, 1991 में एक्ट बनाया गया। अब इसी के बाद अगला पॉइंट देखें तो ये सभी अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? राष्ट्रपति को। ये सभी अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को सौंपते हैं। हटाया किस प्रकार से जाता है? तो हटाने में ना दो अलग अलग बातें हैं, ध्यान देंगे। हटाने की प्रक्रिया में दो प्रावधान लिखे हुए हैं कि साहब, अगर आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना चाहते हैं तो इसे ठीक उसी तरह हटाया जाएगा जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। लेकिन अदर इलेक्शन कमिश्नर, अन्य निर्वाचन आयुक्तों को राष्ट्रपति सीधे हटा सकते हैं आफ्टर द कंसल्टेशन विद चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अन्य निर्वाचन आयुक्तों को राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह के बाद हटा सकते हैं। तो यहां पर एक डिफरेंस देखने के लिए मिलता है कि साहब, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ठीक उसी तरह हटाया जाएगा जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, लेकिन अन्य निर्वाचन आयुक्त और प्रादेशिक आयुक्त, अदर इलेक्शन कमिश्नर और रीजनल कमिश्नर को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति हटा सकते हैं, प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं। तो अंतर यहां पर है। अंतर वेतन में नहीं है, अंतर पदावधि में नहीं है, लेकिन हटाने में अंतर है। देयर इज नो डिफरेंस इन टर्म ऑफ सैलरी, in term of tenure, but there is a clear difference in term of the process of removal। ठीक है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्से थे अनुच्छेद 324 के आर्टिकल 324 के। अब छठवां हिस्सा बड़ा आसान है, उसमें सिंपल सी बात लिखी हुई है कि अगर आयोग को कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी तो केंद्र के स्तर पर कर्मचारी राष्ट्रपति उपलब्ध कराएंगे और राज्यों के स्तर पर कर्मचारी राज्यपाल उपलब्ध कराएंगे। इफ कमीशन नीड एनी काइंड ऑफ अदर ऑफिसर्स देन एट द यूनियन लेवल president will provide that officer, or at and state level governor will provide that particular officer। ठीक है, इसके बाद दूसरा अनुच्छेद है 325, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। 326 हमने आपको बता दिया, वयस्क मताधिकार की बात की गई है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार शुरू में ही हमने चर्चा कर ली। हमने ये भी आपको बताया कि साहब, शुरुआत में जो आयु थी वो 21 वर्ष थी, बाद में 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा इसे घटा करके कितना कर दिया गया? 18 साल कर दिया गया। ओके, हालांकि कुछ आधार हैं, जैसे अगर वो भारत का नागरिक नहीं है, अनसाउंड माइंड हो जाए, कोई क्राइम करे, बहुत करप्ट हो, लीगल प्रैक्टिस करे, तो अधिकार से वंचित भी किया जा सकता है। 327 और 28 आपको याद होंगे। 327 में हमने आपको बताया था कि चुनाव के संबंध में संसद कानून बना सकती है, और 328 में लिखा हुआ है कि चुनाव के संबंध में राज्य विधायिका कानून बना सकती है। पार्लियामेंट कैन मेक लॉ फॉर द इलेक्शन एंड स्टेट लेजिस्लेशन ऑल्सो कैन मेक लॉ फॉर द इलेक्शन। और संसद ने इसी अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए कुछ कानून बनाए हैं, जैसे एक बनाया है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट, जन प्रतिनिधि अधिनियम 1991। ये वही अधिनियम है जिसमें बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को 2 साल से ज़्यादा की सजा होती है तो 6 साल तक फिर वो चुनाव इत्यादि में भाग नहीं ले सकता। ठीक है, फिर आप देखें एक और है निर्वाचकों का पंजीकरण अधिनियम, द रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स, चुनाव संचालन अधिनियम, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव नियम। ठीक है, चुनाव चिन्ह आरक्षण और आवंटन आदेश 1968। ये सारी चीजें कहाँ से निकल के आई हैं? आर्टिकल 327 से निकल करके आई हैं। तो ये दोस्तों आपके महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे, और इसी के द्वारा हमने सारी बातों की चर्चा कर ली। अब यहाँ पर वही बातें हैं, रिपीटेड मोड पर लिखी हुई हैं, तो एक बार आप इन्हें रीड कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हाल ही में एक खबर आई जिस पर हम चर्चा कर लेते हैं। पर खबर ये निकल करके आई कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया।
सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की एक बेंच बैठी और उस 5 जजों की बेंच ने ये कहा है कि अब जब भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी तो उसे एक समिति बनना चाहिए जिसमें प्रधानमंत्री होंगे, जिसमें लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा और साथ ही साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे। ये 3 लोग एक समिति का निर्माण करेंगे। ये समिति नाम की सिफारिश करेगी और उसी नाम को राष्ट्रपति के द्वारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया जाएगा। ये हाल ही का निर्णय है, आई गेस मार्च के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था। तो इसको लेकर के हमारे मन में बड़ा डाउट है और ये प्रश्न मेरे दिमाग में भी है, आपके दिमाग में भी है कि सर मान लीजिए अब हमें एक प्रश्न पूछा जाता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो कौन करता है में तो कंफ्यूजन है ही नहीं। हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर, तो हु में तो कोई दिक्कत है नहीं आपको, अल्टीमेटली राष्ट्रपति ही नियुक्त करेंगे, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे। अब अगर पूछे प्रक्रिया क्या है तो 2 अलग तरीके से पूछेगा। देखो, अगर आपसे पूछे कि संविधान के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करने की प्रक्रिया क्या है, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, तो जवाब क्या होगा, राष्ट्रपति द्वारा सीधे नियुक्ति, डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। लेकिन प्रश्न अगर आपसे पूछे कि सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार या सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद किस तरह से मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त किया जाएगा, हाउ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर विल बी अपॉइंटेड आफ्टर द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और वर्डिक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तब आपका जवाब होगा कि प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और भारत के न्यायाधीश के साथ वाली बनी समिति के आधार पर राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। दे ऑल विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ सिलेक्शन कमिटी विच कंसिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। और अगर लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं है तो जो भी सबसे बड़ी पार्टी का नेता होगा वह उस समिति का हिस्सा होगा। तो 2 तरह से प्रश्न पूछेगा, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से पूछेगा, तो उसी तरह आप अपना जवाब देंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी बातें थी निर्वाचन आयोग के बारे में। ये कार्य दिए गए हैं तो मेक श्योर कि एक बार आप इन कार्यों को जरूर पढ़ लें। ये कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है पर एक बार जरूर देख लीजिएगा कि क्या क्या काम करता है, क्या काम नहीं करता है। तो ये हमारे आज के सेशन के सारे टॉपिक थे जो हमने यहाँ पर कवर कर लिए। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका एक अगला लेक्चर बनाएंगे जिसमें ना हम करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे कि इलेक्शन कमीशन से जुड़ी हुई कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं या कौन कौन सी खबरें चर्चा में रही हैं। तो हम एक वो वीडियो जरूर बना लेंगे ताकि हमें एक आइडिया मिल सके कि साहब क्या हुआ है, क्या रिसेंटली घटनाएं हुई हैं। फिर एक वीडियो हम बनाएंगे राज्य निर्वाचन आयोग का, स्टेट इलेक्शन कमीशन का। थैंक यू सो मच, आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत।